माघ पूर्णिमा के मौके पर महाकुंभ में तकरीबन 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। राजमहल में राज्य के माघी मेले का पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने किया शुभारंभ। जल्द बनेगी सिल्ली इल्लू बाईपास रेल लाइन, रेल मंत्रालय ने जारी किया टेंडर। सांसद संजय सेठ ने पीएम का जताया आभार। पलामू सांसद ने लोकसभा में रखी रेलवे अंडरपास बनाने की मांग। रांची के दीपाटोली में सेना के पूर्वी कमान का अलंकरण समारोह आयोजित। सैनिकों को उनकी कर्तव्य निष्ठा और वीरता के लिए दिए गए विशिष्ट सेवा पुरस्कार। और पश्चिम बंगाल के भोलपुर में चल रहे जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने दिखाया दम। रिकर्व बालक टीम ने हरियाणा को हराकर जीता स्वर्ण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं उरूज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से फ्रांस के मर्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। दूतावास के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री का भारतवंशियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात की। कूटनीति की दुनिया में दोस्तों का मिलना आसान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच की केमिस्ट्री इस अपवाद से परे है। हाल ही में फ्रांस में हुई बैठक में फिर से आपसी विश्वास, रणनीतिक सहयोग और आधिकारिक संबंधों से अलग व्यक्तिगत सौहार्द पर आधारित इस साझेदारी की ताकत दिखी। जब पीएम मोदी अपनी छठी यात्रा के लिए फ्रांस की धरती पर उतरे, तो मैक्रों न केवल एक विश्व नेता के रूप में बल्कि एक मित्र के रूप में उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करते हुए दोनों नेताओं ने वैश्विक प्रगति में एआई की भूमिका के लिए अपने अपने विजन को साझा किया। नीतिगत चर्चाओं से परे उनके आपसी संबंध साफ तौर पर दिखाई दिए। अनौपचारिक बातचीत से लेकर हल्के फुल्के पलों तक दोनों के बीच दोस्ती पिछले कुछ सालों में और मजबूत ही हुई है। मार्सी में उनके रिश्ते की गर्माहट को दुनिया भर में महसूस किया गया। उत्साह से भरे भारतीय प्रवासियों द्वारा स्वागत करने के दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी न सिर्फ औपचारिक स्तर पर बल्कि लोगों के बीच भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक रही। ये पहला मौका नहीं था जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच संबंधों में घनिष्ठता देखने को मिली। ऐसे कई अवसर आए हैं जो इनकी गहरी दोस्ती के गवाह बने हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलनों में मुलाकातों से लेकर 2023 के पेस्टल दिवस तक उनकी साझेदारी विश्वास और साझा लक्ष्यों के एक मजबूत गठबंधन में बदल चुकी है। एक बात साफ है कि पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, यह एक ऐसी दोस्ती है जो वैश्विक सहयोग के भविष्य को आकार देती रहेगी। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मार्सिले में विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये वो स्थान है जहां प्रथम विश्व युद्ध में भारत की ओर के सैनिक जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनका यहाँ पर मेमोरियल बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है, जहां हमारे वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए, उन्हें यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है। कॉमनवेल्थ वॉर सिमेट्री कमीशन के द्वारा इसे मेंटेन किया जाता है और प्रथम विश्व युद्ध में जिन भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है,
ये स्मारक उन्हीं को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं हमारे देश के उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्हें हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास के पन्नों को खंगाल कर इन्हें पुनः अपनी स्मृतियों में जीवित कर इनके बलिदान को सलाम करने का ये अवसर। प्रयागराज के महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर तकरीबन 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। संगम में उमड़े श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ लखनऊ स्थित वार रूम से विधि व्यवस्था की निगरानी करते नजर आए। आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा पर संगम में स्नान करना हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। उधर रेलवे के इंतजामों को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी वार रूम से प्रयागराज जंक्शन एवं दूसरे स्टेशनों से चल रही महाकुंभ स्पेशल गाड़ियों की जानकारी ली। उधर माघी पूर्णिमा के मौके पर देवघर के बाबा धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। बाबा धाम में माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान कर भोलेनाथ को गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। साथ ही बाबा मंदिर में माघी पूर्णिमा को दान पुण्य करने का भी महत्व है। पूर्णिमा में खास करके गंगा स्नान करना चाहिए और गंगा स्नान करके यहाँ पर भक्तजन श्रद्धालु को बाबा बैद्यनाथ को पूजन करने के लिए आते हैं और बड़ा ही भक्तिभाव श्रद्धा भक्ति से माघ महीना में पूर्णिमा को जल स्नान करके गंगा जल लेकर के जलार्पण बाबा बैद्यनाथ जी का करते हैं। यह करने से बड़ा ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उधर साहिबगंज जिले के राजमहल के सूर्यदेव गंगा घाट पर आज राज्य के माघी पूर्णिमा मेले का शुभारंभ हुआ। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। मौके पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी भी लगाई। झारखंड में एक ऐसा जिला है जहां से पवित्र नदी गंगा गुजरती है, जहां राजमहल के सूर्यदेव गंगा घाट में राज्य के माघी पूर्णिमा मेले का विधिवत उद्घाटन राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने किया। मंत्री ने इस कार्यक्रम को राज्य के महोत्सव बताया, साथ ही मेले की व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन की सराहना की। विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ और आप लोग देख रहे हैं श्रद्धालु कितनी तत्परता के साथ, कितने आत्मविश्वास के साथ, कितने सुकून के साथ जो जिला प्रशासन व्यवस्था किया है, जो राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं को बड़ा आत्मविश्वास के साथ बड़ी संतोषजनक और बड़े संतुष्ट होकर के लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस संबंध में साहिबगंज के उधवा निवासी मोहन सरकार ने बताया कि आदिवासियों का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मेले का आयोजन आदिकाल से होता आ रहा है, जो कि उत्तर वाहिनी मां गंगा की पवित्र तट पर माघ माह की पूर्णिमा तिथि को शुरू होता है। वहीं स्थानीय सुनील मुर्मू और रंजित टुडू ने बताया कि आस्था के जन सैलाब में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और अन्य राज्यों सहित पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालु आते हैं। साथ ही माघ पूर्णिमा के अवसर पर आस्था की डुबकी लगाते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। चारों तरफ हर हर गंगे के जयकार से राजमहल का गंगा तट गुंजायमान रहता है। साहिबगंज के राजमहल में उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर हर वर्ष इस मेले का आयोजन आदिवासी परंपरा की भी पहचान बताई जा रही है। झारखंड को रेल मंत्रालय की ओर से जल्द ही एक और सौगात मिलने जा रही है।
सिल्ली इल्लू बाईपास रेल लाइन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में रेल मंत्रालय ने निविदा जारी कर दी है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इस रेल लाइन के निर्माण का प्रयास कई वर्षों से कर रहे थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस रेल लाइन के लिए रेल मंत्री को भी उन्होंने पत्र लिखा था। इस रेल लाइन के बनने से रांची से विभिन्न क्षेत्रों की रेल यात्रा में समय की बड़ी बचत होगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का भी आभार जताया। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने अपने संसदीय क्षेत्र में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग बंद किए जाने से आम लोगों को हो रही परेशानियों को लोकसभा में उठाया। नियम 377 के तहत पलामू सांसद ने मामले को रखते हुए कहा कि पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग बंद किए जाने से स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। साथ ही कुछ गांव 2 भागों में भी विभक्त हो गए हैं। सांसद ने ऐसे रेलवे क्रॉसिंग पर आरयूबी और एलएचएस अंडरपास बनाने की मांग की है। श्री राम ने 10 ऐसे मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को भी चिन्हित किया है जहां आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रांची के सैन्य स्टेशन में पूर्वी कमान अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने सैनिकों को उनकी कर्तव्य निष्ठा और उनके वीरतापूर्ण योगदान के लिए वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिए। रांची सैन्य स्टेशन में बुधवार को पूर्वी कमान अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान जनरल ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने सेना के अधिकारियों और सैनिकों को उनकी कर्तव्य निष्ठा और वीरतापूर्ण योगदान के लिए वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने वीर गति प्राप्त जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि आपकी वीरता की गाथाएं पीढ़ियों तक हमें प्रेरित करेंगी। उन वीर गति प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में कर्तव्य पथ पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमारा राष्ट्र और भारतीय सेना उन शूरवीरों के निस्वार्थ बलिदान को हमेशा याद रखेगा। अलंकरण समारोह के दौरान जवानों को वीरता के लिए 21 और विशिष्ट सेवा के 5 सेना पदक दिए गए, जबकि 2 को बार-2 सेना पदक और 2 जवानों को युद्ध सेवा पदक दिए गए। 1 जवान को बार-2 विशिष्ट सेवा पदक और 11 को विशिष्ट सेवा पदक भी दिए गए। जवानों को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी ने कहा कि यह अवार्ड आपके हौसले और कर्तव्य निष्ठा में इजाफा करेगा। ये अवार्ड्स निश्चित रूप से आपके आत्मविश्वास, बहादुरी, लगन एवं अटूट निष्ठा का बेमिसाल उदाहरण है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी को भविष्य में ऐसे ही प्रयास करने के लिए उत्साहित करता रहेगा। समारोह के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल ने 45 सैन्य इकाइयों को जीओसी इन सी पूर्वी कमान यूनिट प्रशंसा से सम्मानित किया। श्री तिवारी ने कहा कि हाल के वर्षों में देश की सीमाओं की रक्षा में हमारे सैनिकों ने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। बीते हुए वर्ष में हमारे बहादुर योद्धाओं ने हमारे सीमाओं की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने में हर चैलेंज का डटकर सामना किया। अवार्ड सेरेमनी के गवाह सैनिकों के परिजन और कुछ स्कूली बच्चे भी बने। अलंकरण समारोह की पूर्व संध्या पर रांची वार मेमोरियल पर शौर्य संध्या का आयोजन हुआ। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज पूर्वी कमान अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैनिकों एवं उनके परिजनों से मुलाकात की एवं उनके साथ भोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र सेवा में समर्पित वीर जवानों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के वीर योद्धा देश की अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए जिस अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हैं वह प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए झारखंड के लाल कैप्टन कमरजीत सिंह का पार्थिव शरीर आज रांची लाया जा रहा है। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक जिला हजारीबाग में किया जाएगा। शहीद कैप्टन की वीरता पर उनके परिवारजनों और स्थानीय लोगों को गर्व है।
हर रात देशवासी चैन की नींद सो सकें, इसके लिए देश के कई बेटे हर रोज सीमा की रक्षा करते हैं। लेकिन उनके लिए ये रातें चुनौतीपूर्ण रहती हैं क्योंकि देश के दुश्मन घात लगाए बैठे होते हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मंगलवार को दुश्मनों ने आईईडी बम प्लांट कर रखा था, जो कि पेट्रोलिंग के दौरान ब्लास्ट कर गया। धमाके में सेना के एक कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हो गए, जिनमें से एक हजारीबाग निवासी कैप्टन करमजीत सिंह भी थे। शहीद के पिता अजिंदर सिंह बक्सी ने बताया कि इन्हें इस बात का गर्व है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। उसको शौक बहुत, उसको आर्मी में जाने का इतना शौक था ना, बोलता था कि पापा हम आर्मी ज्वाइन करें, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी अपनी लाइफ है। उस शुरू से ही उसको आर्मी का एकदम जुनून था। इस दुख की घड़ी में समाज के कई लोग उनके घर भी पहुंच रहे हैं। सभी परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। साथ ही इस बात को लेकर गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि हजारीबाग का बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, जिसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर घर आएगा। वहीं परिजन ने बताया कि करमजीत की शादी 5 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन इससे पहले वो वीर गति को प्राप्त हो गए। सेना में जाने के लिए तो हमेशा जुनून था इसके इनका, देश सेवा करने के लिए। प्रार्थना है कि पूरे इनके परिवार को इस दुख के घड़ी में शक्ति दे, इस दुख से निकलने के लिए उनके माता पिता, उनके परिवार संबंधी को। और हम सभी को गर्व है कि हमारे देश का एक सपूत, हमारे हजारीबाग का एक बच्चा जो देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए अपने आप को, बलिदानों को न्यौछावर किया। इसके लिए हम सभी को गर्व है। हालांकि पूरे क्षेत्र के लोगों को इस बात का गर्व है कि उनका लाल देश के लिए शहीद हुआ है, जिनके पार्थिव शरीर का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। दूरदर्शन के लिए डीडी झारखंड की रिपोर्ट। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित आवास में बोकारो जिला बल के जवान चंदन सांडिल्य ने अपने सर्विस पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या बताया है और जांच के बाद ही मामले की पूरी जानकारी सामने आ पाएगी। हम लोग जिला बल के एक आरक्षी चंदन सांडिलिया, आरक्षी संख्या 13, अपने क्वार्टर में मृत पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया इसमें आत्महत्या का संभावना है। अग्रतर हम लोग और जांच कर रहे हैं क्या कारण है, नहीं है। विराम के बाद खबरें झारखंड में फिर से आपका स्वागत है। संत रविदास की आज जयंती है। झारखंड समेत देश भर में उनकी जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आज रविदास जयंती मनाई गई। मौके पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। वक्ताओं ने संत रविदास के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। राष्ट्र के यहाँ अनुसूचित जाति में सभी लोगों को संगठित होना होगा और उसके बाद अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट हो करके सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठानी होगी। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र के रूपंडीह में संत रविदास की प्रतिमा स्थापित करने और मंदिर निर्माण को लेकर लगे पोस्टर को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हुई। तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रण में करने पहुंची डोमचांच पुलिस को भी भीड़ ने निशाना बनाया। घटना में डोमचांच थाना प्रभारी ओम प्रकाश के अलावे कई अन्य पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। वहीं तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए रूपंडीह के विवादित स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। गिरफ्तारियां ऑलरेडी हो गई हैं, कुछ और बाद में होंगी, लेकिन अभी दोनों पक्षों को साथ बिठाकर वार्ता करने का ही प्रयास है। तो दोनों पक्ष बैठकर बात करते और जो भी है बीच का सोल्यूशन निकालें। नहीं तो अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर वो लोग इशू क्रिएट करेंगे तो कार्रवाई। रांची के अशोका होटल के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आज
भिक्षाटन किया। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि आर्थिक विपन्नता की वजह से अब तक 2 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, लेकिन हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आंदोलनकारियों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से वे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार सुध नहीं ले रही है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंकज कुमार ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड के सामान्य पर्यटन मंत्री महोदय की तरफ से पहल की गई है। वो हम लोग को 14 तारीख को 11 बजे नेपाल हाउस में बुलाए हैं। हम लोग का अभी तक का जो निर्णय है कि हम लोग 11 तारीख को जाएंगे सामान्य पर्यटन मंत्री महोदय के पहल के कारण से, और देखते हैं कि आगे क्या होगा। और अगर वहाँ जाते हैं, संभावना पूरी है कि हम लोग जाएंगे, और जाते हैं तो 14 तारीख का कार्यक्रम को हम लोग स्थगित करेंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रांची में श्री श्याम परिवार द्वारा श्री श्याम निशांत अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में कार्यक्रम के संयोजक पवन शर्मा ने मीडिया को कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। श्री शर्मा ने बताया कि 13 फरवरी से 16 फरवरी तक कार्यक्रम का आयोजन होना है। आइए अब देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में। देवघर जिला प्रशासन के सहयोग से जेजे एक्ट 2015 और पॉस्को एक्ट 2012 पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों का 1 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कानूनी प्रावधानों से संबंधित विस्तार से जानकारी दी गई। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित थीम साथ मिलकर एक बेहतर इंटरनेट के लिए विषय पर गिरिडीह के समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी की अध्यक्षता में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। खूंटी जिले में अवैध अफीम की खेती के दुष्प्रभावों को लेकर लोगों को जागरूक करने और किसानों को वैकल्पिक खेती की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। दुमका के उपायुक्त ने आगामी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मंदिर प्रबंधक समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर बासुकीनाथ मंदिर परिसर की साफ सफाई, बैरिकेडिंग, सुरक्षा इत्यादि के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं ससमय पूर्ण करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। चाईबासा जिले में डीआईजी कोल्हान रेंज, उपायुक्त सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों ने समाहरणालय परिसर से अफीम की अवैध खेती के विरुद्ध जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता वाहन नियमित रूट चार्ट के अनुसार भ्रमण कर ग्रामीणों को जागरूक करेगी। चतरा के उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में सुरक्षित इंटरनेट दिवस से संबंधित 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सावधान और सतर्क रहकर इंटरनेट का उपयोग करने को लेकर जानकारी दी गई। उपायुक्त ने बताया कि साइबर अपराध से संबंधित शिकायत 1930 पर कॉल कर व राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज कराएं। अवैध अफीम की खेती के उन्मूलन एवं किसानों को वैकल्पिक खेती से जोड़ने के लिए खूंटी जिले के अड़की प्रखंड में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने कहा कि प्रशासन हर संभव सहयोग प्रदान करेगा ताकि किसान लाभकारी कृषि अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकें। पश्चिम बंगाल के भोलपुर में चल रही जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का दबदबा जारी है। आज खेले गए मुकाबले में रिकर्व बालक टीम के विष्णु चौधरी, गोल्डी मिश्रा, एलपी टुड्डू ने फाइनल मैच में हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन के लिए झारखंड तीरंदाजी संघ की सचिव पद्मश्री पूर्णिमा महतो ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता 17 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। राज्य में ठंड में कमी का सिलसिला जारी है। जिलों में पारा एक बार फिर से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार जा चुका है। न्यूनतम तापमान में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पलामू जिलों में तापमान 33 से 35 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर।
राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.3 और न्यूनतम 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.3 और न्यूनतम 13.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 12 फरवरी वर्ष 1928 को बारडोली सत्याग्रह का ऐलान किया गया था। किसानों के इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आजादी के दौर में चला बारडोली सत्याग्रह इतिहास के पन्नों में खास महत्व रखता है। 4 महीने लंबे इस सत्याग्रह में सूरत के 137 गांव के किसानों ने न सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी बल्कि उसे पराजित भी किया था। इस सत्याग्रह के पीछे तत्काल वजह अंग्रेजी हुकूमत द्वारा लगान में अचानक 30% की बढ़ोतरी करना था। इसी सत्याग्रह ने दांडी मार्च का खाका भी तैयार किया था। 12 फरवरी वर्ष 1958 को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना हुई थी। एनपीसी का लक्ष्य भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त शासी पंजीकृत सोसाइटी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का मकसद देश में सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना है। एनपीसी अपने स्थापना दिवस को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाती है। इस साल की थीम उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। माघ पूर्णिमा के मौके पर महाकुंभ में तकरीबन 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। राजमहल में राजकीय माघी मेले का पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने किया शुभारंभ। जल्द बनेगी सिल्ली इल्लू बाईपास रेल लाइन, रेल मंत्रालय ने जारी किया टेंडर। सांसद संजय सेठ ने पीएम का जताया आभार। पलामू सांसद ने लोकसभा में रखी रेलवे अंडरपास बनाने की मांग। रांची के दीपाटोली में सेना के पूर्वी कमान का अलंकरण समारोह आयोजित। सैनिकों को उनकी कर्तव्य निष्ठा और वीरता के लिए दिए गए विशिष्ट सेवा पुरस्कार। और पश्चिम बंगाल के भोलपुर में चल रहे जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने दिखाया दम। रिकर्व बालक टीम ने हरियाणा को हराकर जीता स्वर्ण।